तनु ने इशारे से पलक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अभी तुम्हारी आंटी थोड़ी सी बीमार है। पलक ने भोले मन से पूछा, तो क्या उनको बुखार है? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर अब कुछ ठीक है। पलक कुछ देर तक शिल्पा को देखती रही। सभी लोग शिल्पा के पास आकर बातें करने लगे। फिर पलक किचन में गई और छोटी सी कटोरी में पानी लेकर आ गई और सभी जो उसके पास बैठे हुए थे, पलक ने उन सब से कहा, चलिए अब सभी थोड़ा दूर हटिए। आपको पता नहीं आंटी को बुखार है? मुझे पता है, जब मुझे बुखार आता है तो नानू ऐसी ही कटोरी में पानी और उसमें रुमाल भिगोकर मेरे सिर पर लगाते हैं, तो उससे बुखार भी ठीक हो जाता है। फिर उसने वो पानी की कटोरी शिल्पा के पास रख दी और गुरप्रीत जी की उंगली पकड़कर कहा, दादी आप मुझे रुमाल दे दो। गुरप्रीत जी ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, तुम चिंता मत करो, अब शिल्पा ठीक है। यदि उन्हें बुखार आया तो हम ठंडे पानी की पट्टी कर देंगे। फिर पलक ने मुंह फुलाकर वो कटोरी वहीं रख दी। सब उसे मुस्कुराकर देख रहे थे और उसका गुस्सा भी। तेज ने उसे प्यार से गोद में उठाकर कहा, ओ मेरी छोटी सी प्रिंसेस, इतना नाराज क्यों हो गई? पलक ने गुस्से में कहा, देखो मैं कितनी मेहनत करके पानी लेकर आई थी, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। मैं तो आंटी का बुखार दूर करने के लिए लाई थी, पर देखो सब ने मना कर दिया। तेज ने उसे प्यार से कहा, बेटा अब आंटी की तबीयत ठीक है, इसीलिए अभी ठंडे पानी की जरूरत नहीं है। यदि अब हम पट्टी करेंगे तो आंटी फिर से बीमार हो जाएंगी। चलो हम कुछ खेलते हैं। और फिर वो पलक को लेकर बाहर आ गया। तनु भी बाहर जाने लगी तो शिल्पा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ चली मेरी जान? और तुम्हारी तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? और डॉक्टर से चेकअप कराया भी था कि नहीं, कि वहां से भी भाग गई थी? तनु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह आ जाएगी। प्रीति ने कहा, वैसे भाभी डॉक्टर ने क्या कहा आपको? बहुत सारा खाने पीने के लिए कहा होगा ना? आपको देखकर तो लगता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट भी हो। तनु ने उसे आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? प्रीति धीरे से उसके कान में बोली, वो क्या है ना, आपके पेट में फुटबॉल नहीं दिख रही है। तनु ने मुस्कुराकर उसे एक थपकी देकर कहा, तुझे बहुत नॉलेज है, मैं तो पहली बार माँ बनी हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। प्रीति ने वापस उसके कान में कहा, भैया से पूछकर आऊं क्या? तनु ने उसे आंख दिखाई तो प्रीति हंसते हुए किचन की तरफ चली गई। राजवीर और अंगद जी भी तेज के पीछे पीछे चले गए थे। गुरप्रीत जी ने कहा, तुम लोगों के लिए तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। सचमुच शिल्पा नहीं थी तो ऐसा लग रहा था जैसे घर की रौनक ही चली गई है। अब तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। तनु तेज के साथ जाने लगी तो गुरप्रीत जी ने उन्हें मना कर दिया। तनु और शिल्पा दोनों बैठकर बातें करने लगे। तनु ने शिल्पा से कहा, चल अब तू मुझे अपनी पूरी लव स्टोरी सुना। तूने बताया ही नहीं कि तुम लोग जो टॉम एंड जेरी के टाइप लड़ते रहते थे, फिर अचानक क्या हुआ कि तुम लोगों ने शादी कर ली? ऐसा जादू कैसे हुआ? तेरी शादी के समय तो गुस्से में मैंने पूछा ही नहीं था, और तूने भी मुझे कहाँ बताया? तेरी शादी हुई तब भी मैं जानना चाहती थी, पर तू शादी में इतना बिजी थी तो पूछ ही नहीं पाई। शिल्पा कुछ बोलती तभी प्रीति वहां आ गई और उसने तनु से कहा, भाभी मुझे कल निकलना है, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, पर प्लीज मुझे आप आश्रम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओ, ताकि मुझे वहां का मैनेजमेंट करने में दिक्कत ना हो। मुझे वहां के बारे में भी जानना है। चलो ना फिर। वो तनु को अपने रूम में खींचकर ले गई। तनु ने शिल्पा की ओर देखकर कहा, तुझे छोड़ूंगी नहीं, पूरा प्रेम शास्त्र जब तक जान नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और तनु प्रीति के साथ चली गई। प्रीति के रूम में आकर तनु ने उसकी सभी पैकिंग कराई और उसे बताया उसे क्या क्या जरूरी सामान की जरूरत होगी। तनु ने प्रीति को बताया, वहां का मकान अभी खाली है और चाहो तो वहां रह सकती हो, ये आश्रम के पास भी है। प्रीति ने भी वहां रुकने के लिए हाँ कह दिया। तभी तेज भी वहां आया। अभी भी पलक तेज की ही गोदी में थी और वो चॉकलेट खा रही थी। तेज ने दोनों की ओर देखकर कहा, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? प्रीति ने कहा, भैया मैं कल काठगोदाम जाना चाहती हूँ और भाभी कह रही थी वहां जो मकान खाली है मैं वहां रुक जाऊं। तेज ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी तुम कुछ दिन रिजॉर्ट में रुक जाना, अरुण है वहां, वो तुम्हें ऑफिस छोड़ दिया करेगा और ले जाया करेगा। तब तक मैं वहां के मकान का रिनोवेशन करवा देता हूँ। राम किशन जी का जो मकान है उन्होंने भी वो हमें दे दिया है, उसे भी रिनोवेट करवा रहा हूँ। उसमें कुछ समय लगेगा, तब तक तुम रिजॉर्ट में ही रुकना और वहां अकेले इधर उधर मत घूमना।
प्रीति ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर हाँ कह दिया। फिर उसने मन में कहा, इतनी अच्छी जगह जाकर घर में कौन रहेगा, मैं तो वहां जाकर अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगी। मैंने तो नेट में भी देख लिया है, वहां बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। यहाँ तो मम्मी कभी अकेले जाने ही नहीं देती, अब वहां मैं अपने मन से घूमूंगी। गुरप्रीत जी ने सभी को खाने पर बुला लिया तो सभी खाने के लिए आ गए। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राजवीर भी शिल्पा को वहां ले आया। शिल्पा ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी और हल्का ही खाना खाना था। उसे राजवीर अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहा था और शिल्पा ने नुकर करते हुए खा रही थी। अंगद जी और गुरप्रीत जी उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश थे। प्रीति भी बहुत खुश थी। अपने भाई और भाभी को देखकर खाना खाकर सभी अपने रूम में चले गए। तेज को किसी का फोन आया तो वो फोन पर बात करते बाहर आ गया। विक्रम भी अपने कॉटेज में आ चुका था। उसने अपनी नानी के साथ खाना खाया और वो अपने रूम में जाने लगा तो नानी ने उसे कहा, विक्रम, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। विक्रम ने नानी के गले में हाथ डालकर कहा, आपको मुझसे बात करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, आप तो मेरी नानी हैं, आप सीधे मुझे ऑर्डर करा करिए। नानी ने मुस्कुराकर विक्रम को देखा और उससे कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और कल वो भी आ रहे हैं। विक्रम ने नानी के गले से हाथ हटाया और कहा, इतना तो मेरी जिंदगी का तमाशा बन चुका है, अब यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या अभी भी उन्हें चैन नहीं आया? नानी ने वापस विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, पागल मत बनो, वो तुम्हारे मम्मी पापा है, वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। विक्रम ने कहा, अगर वो यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। नानी ने जोर से चिल्लाया, विक्रम, ये क्या तरीका है? अब इसे तुम मेरा ऑर्डर समझो या कुछ और? कल वो लोग यहाँ आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कल कोई तमाशा मत करना। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बुढ़ापे के दिन इस तरह से बिताऊं। आखिर ये घर भी मेरी बेटी और दामाद का है, उनका भी इतना ही हक है जितना तुम्हारा। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और यदि वो तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं तो गलत क्या है? विक्रम ने कहा, पर उनसे कह दीजिएगा, मुझसे अब शादी की कोई बात नहीं करेंगे, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। नानी ने कहा, पर तुम एक बार लड़की देख तो लो, उन्होंने मेरे मोबाइल में उसकी फोटो भी भेजी है। और क्या नाम बता रहे थे उसका? शायद सुधा। विक्रम ने फिर कहा, नानी प्लीज, मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की थी, एक है और एक ही रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत प्यार करता था मैं उससे और शायद वो प्यार अब मैं किसी और को ना दे पाऊं। इसीलिए आपकी बेटी और दामाद जो आ रहे हैं उनसे कह दीजिएगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। और वो तेजी से अपने रूम में ऊपर चला गया। अपने रूम में पहुंचकर उसने खिड़की के पर्दे खोले और खड़े होकर वहां से दिखने वाली पहाड़ियों को देखने लगा। उसने एक सिगरेट सुलगाई और अपने आप से कहा, बहुत कर लिया मैंने दूसरों की मर्जी का, पर अब नहीं, मैं अपने दिल में कभी किसी को जगह नहीं दूंगा। और वो खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगा। उधर तेज फोन पर बात करते हुए बाहर आया था। राम किशन जी ने उसे फोन किया था। तेज ने हेलो कहा तो राम किशन जी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, तेज, किस तरह तुम्हारा धन्यवाद करूं, तुमने एक बेटे की तरह मेरा इतना ध्यान रखा। तेज ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। राम किशन जी बोले, तुमने मेरा भी और पलक का भी बहुत ध्यान रखा। जैसे कि मुझे पता चला वहां तो किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि मुझे अटैक आया था। तुमने सब कुछ बहुत आराम से संभाल लिया। मैंने जरूरी बात करने के लिए फोन लगाया था। वो मैंने काठ गोदाम का मकान खाली करके अपना सामान अल्मोड़ा में ही शिफ्ट कर लिया है। वो मकान अब तुम्हारा है। तुमने तो हमें इतना दिया है जितनी कीमत भी नहीं थी। 50 करोड़ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तेज ने मुस्कुराकर कहा, वैसे एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा, पर तेज प्रताप ने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया है। मैंने आपकी इतनी मदद की है, शायद इसमें भी मेरा कुछ स्वार्थ है। राम किशन जी थोड़ा घबराकर बोले, पर क्या? तेज ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, मुझे अपनी बहन के लिए पलक की जरूरत है और मैंने भी महसूस किया है उसे भी मम्मी पापा की जरूरत है। बस यही मेरा स्वार्थ है। राम किशन जी बोले, वो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, पर मैं भी जानता हूं मेरी अब उम्र ज्यादा समय नहीं है। वाकई मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान था। तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। लेकिन एक बात बताओ,
कल जब तुम्हारी बहन का बच्चा होगा तो क्या वो पलक को वैसे ही प्यार करेगी जैसा वो आज अपनाएगी? तेज ने रामकिशन जी से कहा, मेरी बहन कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए आप इस विषय पर निश्चिंत रहिए। जब भी आपका मन करे आप उससे मिल लिया करें, पर मेरी इच्छा यही है कि पलक को उसके मम्मी पापा से मिला दिया जाए। यदि आप इसमें सहमत हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी।